बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर सेकंड की बात करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार, अर्थात हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए उसके अलावा अन्य छोटे छोटे अधिकार इनके बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम दो वीडियो में समझेंगे, दो पार्ट में। इस पार्ट वन में आधा चैप्टर समझ लेंगे और आधा चैप्टर सेकंड पार्ट में समझेंगे। तो बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा अधिकार का परिचय के बारे में। सेकंड टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार क्या है, इनकी विशेषताओं के बारे में। थर्ड टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और जो चौथा टॉपिक है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, यानी कि इनमें संबंध, इनमें तुलना समझेंगे। और फिर यहाँ पे शुरुआत होगी बड़े अहम पॉइंट की, जो कि रहेगा समानता का अधिकार और फिर एक रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। ये दो अधिकार इस वीडियो में देख लेंगे और बाकी के आपके जो चार अधिकार बच जाते हैं। टोटल कितने हैं संविधान में? 6 अधिकार हैं, तो 4 अधिकार नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकार क्या है और जो मौलिक अधिकार है उनके अलावा जो अन्य तत्व है इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो चैप्टर से संबंधित तो ये इंस्टाग्राम की आईडी है, इसमें मैसेज कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना इस तरीके से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर अधिकार क्या होते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारी चीज है, ये मेरा अधिकार है। आखिर ये अधिकार शब्द का मतलब क्या है? तो बेसिकली अधिकार को यहाँ पे ये बताया जाता है कि अधिकार एक व्यक्ति के लिए, उसके विकास के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ परिस्थितियों को दर्शाता है, ताकि व्यक्ति अपना जीवन और विकास आसानी से चला सके। ये अधिकार एक व्यक्ति को हक देता है कि उसका क्या यहाँ पे पर्याय है, क्या उसकी वस्तु है, क्या उसका यहाँ पे वो ले सकता है, दे सकता है। ये सारी चीजें अधिकार के संबंध में है। बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो अधिकार हैं उनको संविधान में सूचीबद्ध किया गया, अर्थात हमारे भारतीय संविधान में कुछ अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि उन्हें लिखा गया है। और इन अधिकारों को सरकार के द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई, अर्थात अधिकार जो है उन्हें सरकार की भी मान्यता देती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इन अधिकारों को लेकर सरकार की जो भूमिका रहेगी वो अहम रहेगी। कैसी भूमिका भाई? सरकार को नागरिकों के अधिकार जो है इनकी सुरक्षा करनी होगी एवं उनका उल्लंघन यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे दंडित करना हो। ठीक है, अर्थात अधिकार शब्द जो है वो एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, उसके विकास के लिए ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे हक हैं जो उसे मिलने चाहिए, जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। सरकार ने उन्हें मान्यता दी हुई है और सरकार ये भी देखती है कि अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उस पर दंडनीय अपराध घोषित करके उसे सजा भी सुनाती है। इसी संबंध में जब भारतीय संविधान में अधिकारों की बात चल रही थी तो यहाँ पे एक बात आई अधिकारों के घोषणा पत्र की। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भारतीय संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उन्हें संरक्षित अधिकारों की सूची को कहा जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? अधिकारों के घोषणा पत्र का मतलब यह है संविधान के द्वारा प्रदान किए गए जो अधिकार हैं उनकी एक संरक्षित सूची। अर्थात संविधान ने अधिकार दे दिए, ठीक है, उनको संरक्षण कैसे किया जाए उसकी सूची के संबंध में ये कहना है। इस अधिकारों के घोषणा पत्र की जो मांग है वो सबसे पहले उठाई थी मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928। ठीक है, जो भी हमारे सामान्य अधिकार हैं जैसे मौलिक अधिकार है, इनको छोड़कर जो सामान्य अधिकार है इनको क्या करते हैं नॉर्मली साधारण कानूनों की सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और चाहे तो संसद जो है वो छोटे मोटे कानून बना के इसमें चेंजेस कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों के संबंध में ऐसा नहीं होता है। मौलिक अधिकार थोड़े हाई लेवल की सिक्योरिटी की उस दशा में आ जाते हैं। तो अब हम समझेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक अधिकार का परिचय खत्म हो गया। सेकंड की बात करते हैं मौलिक अधिकार, अर्थात जैसा नाम के पता चल रहा है मौलिक, यानी कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित मौलिक परिस्थितियां, मौलिक हक, मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो संविधान में इन्हें सूचीबद्ध किया गया, अर्थात जो अधिकार मौलिक कहलाते हैं नागरिकों के लिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया, संविधान में लिखा गया। इन्हें लागू करने के लिए विशेष यहाँ पे प्रावधान किए जाते हैं। अर्थात भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को नागरिकों तक लागू करने के लिए कई यहाँ पे प्रावधान किए जाते हैं, कई लॉ कमिटी और कई तरीके का सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, मौलिक अधिकारों की जो गारंटी है, यानी कि इनकी सुरक्षा की और लोगों को ये सामान्य रूप से मिलेंगे, इनका कोई उल्लंघन नहीं करेगा, इसकी जो सुरक्षा है वो कौन करता है? संविधान करता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात कही जाती है
कि इसमें अगर परिवर्तन करना है, जैसे सामान्य कानून तो क्या थे, अगर जो संसद है वो साधारणतः छोटा-मोटा कानून बनाएगी और इनमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों में यदि परिवर्तन करना है तो संशोधन करना पड़ेगा। उसी संविधान में जिसमें अधिकार दिए गए हैं, उसी में संशोधन करना पड़ जाएगा। ठीक है? और ये संशोधन 2 तरह के होता है। एक होता है साधारण बहुमत से और एक होता है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत जिसमें जो संसद है उसकी 2/3 सदस्यता के साथ अन्य कार्यपालिकाओं के संबंध में वोट मिलना चाहिए उसे। विशेष बहुमत एक टाइप बहुमत हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है? तो संशोधन 2 प्रकार से ये कर सकती है। फिर यहाँ पे बारी आती है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में कुछ और बातें। देखो, मौलिक अधिकारों को अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए अर्थात मौलिक अधिकार हो गए और जो अन्य अधिकार हैं, इन सभी की रक्षा के लिए भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। एक तो जो है मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें यूएनओ के बारे में, तो वो तो एक इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन भारत ने अपना खुद मौलिक अधिकार और जो अन्य अधिकार है, इन सभी को संरक्षित करने के लिए अपना खुद का एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार से उसका उल्लंघन ना किया जाए। तो ये है मौलिक अधिकार की विशेषताएं। ठीक है, क्या है मौलिक अधिकार? जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, संविधान के द्वारा लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, संविधान इनकी गारंटी लेता है, इनकी सुरक्षा करता है, परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, इसको सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात इनका मतलब क्या है, यानी कि जो तत्व जो निर्देश राज्य को दिए गए। तो बेसिकली देखो, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो तकरीबन 150 से 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था। तो ये लोग अपने पीछे, जब भारत आजाद हुआ, उस अपने पीछे एक ऐसा भारत छोड़ के गए जिसमें गरीब, दरिद्र और एक तरीके से कह सकते हैं अनपढ़ लोग रहा करते, जिन्हें गुलामी की आदत पड़ गई थी। तो ऐसे में इन लोगों में समानता लाने के लिए, इन सभी का कल्याण करने के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए गए और ये निर्देश मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य नियम कहलाए। ठीक है, अब ये जो अन्य निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। अर्थात ये जो तत्व हैं, जो निर्देश राज्य को दिए गए कि आपको इन्हें लागू करना चाहिए, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी, नहीं दी जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ ये बताया गया कि इन्हें लागू करने के लिए सरकार पर जनता के द्वारा दबाव बेशक से डाला जा सकता है, लेकिन ये सरकार की मर्जी है कि वो इन्हें लागू करे या ना करे। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक देश की हम बात करते हैं, तो उसे ऐसे तत्वों को हमेशा लागू करना चाहिए, अर्थात ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, आयु आप समझ गए होंगे। समानता एवं समानता लाने के लिए, कल्याण करने के लिए बनाए गए थे। मौलिक अधिकारों के अलावा ये अन्य नियम होते हैं, ये सरकार को निर्देश दिए जाते हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सरकार से आग्रह कर सकते हो कि लागू किया जाए और सरकार की ये दायित्व यहाँ पे बनता है कि इनको नीति सिद्धांतों को यहाँ पे लागू भी करे। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, आयोग समझ गए। अब इसमें ना कुछ 3 बातें निकल के सामने आती है हमारे सामने। कौन सी 3 बातें भाई? पहली तो ये कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये वे लक्ष्य होते हैं, वे उद्देश्य होते हैं जो एक समाज के रूप में हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अर्थात राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई यहाँ पे अगर सामान्य सा निर्देश दिया गया है आपको, तो हमें क्या करना चाहिए? इन सभी को ग्रहण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है? सेकंड, ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। यानी कि मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6 दिए हुए हैं। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हट गया था। तो 6 जो अधिकार दिए, उनके अलावा हमें इन्हें कुछ छोटे-मोटे और अधिकार देने चाहिए ताकि ये और अपना विकास कर सकें। तीसरी बात यहाँ पे ये कही गई कि ये वे नीतियाँ हैं जो सरकार को स्वीकार करनी चाहिए और इन्हें लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएँ। अब जब ये बात उठती है इन तीनों के बारे में, तब यहाँ पे कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे वो लागू भी किए गए थे। जैसे कि सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून। अब ये कोई ऐसा कानून तो है नहीं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता हो। तो ये अधिकार नीति निर्देशक यानी कि राज्य को निर्देश दिए गए। तो राज्य ने जमींदारी प्रथा यानी कि जो जमींदार हुआ करते थे, उनका उन्मूलन किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक जो थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। कई फैक्ट्री अधिनियम चलाए जिसकी वजह से महिलाओं को और अच्छा वेतन मिलने लगा। ठीक है? और ये भी बताया कि कितने साल तक के बच्चे से आप किस फैक्ट्री में कहाँ तक काम नहीं करवा सकते, उनके घंटे निर्धारित कर दिए गए थे। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई ताकि कोई व्यक्ति भूखा ना मरे। जो कुटीर और लघु उद्योग हैं, इनके उत्पादन पर प्रोत्साहन देने के लिए बात कही गई थी। शिक्षा के अधिकार को पूरे देश में बढ़ाने की बात कही गई। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे स्थापित की गई ताकि शासन आसानी से गाँव-गाँव तक पहुँच सके। ठीक है? स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना। ये सभी क्या है? ये ऐसा तो है नहीं इन सभी को संविधान ने दे रखा होगा मौलिक अधिकार में, नहीं। ये राज्य को कुछ निर्देश दिए गए
कि आप जो है इनको लागू करोगे तो आसानी से जो जनता है वो अपना विकास कर पाएगी और शांति बनी रहेगी। तो सरकार ने लागू किया और ये भी देखा गया कि हाँ, इसकी वजह से बहुत तेजी से समाज जो विकास कर रहा है। तो ये राज्य के नीति के कुछ तत्व हैं जो कि अभी तक लागू किए गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं और इस संबंध में 3 प्रमुख बातें कौन सी हैं और लागू कौन-कौन से अभी तक किए जा चुके हैं। ठीक है? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। टॉपिक नंबर 3 अगले टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम तुलना करने वाले हैं मौलिक अधिकार की और सेकंड हमारा यहाँ पे आता है नीति निर्देशक तत्व की। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये एक दोनों के पूरक है क्योंकि एक जो है वो क्या करता है बेसिकली देखो इनके बारे में अभी हम समझते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो बेसिकली सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं अर्थात कुछ ऐसे कार्य मतलब सरकार ऐसे कार्य नहीं कर सकती है जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो अर्थात ये सरकार के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहते हैं? ये सरकार के कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देती है अर्थात ऐसे कार्य जो लोक कल्याण के लिए जरूरी हो उन्हें उनके लिए प्रेरणा देती है। मौलिक अधिकार ये कहते हैं कि जो व्यक्ति के अधिकार है उनकी हम सुरक्षा करते हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये एक समाज के हित की बात करते हैं अर्थात मौलिक अधिकार एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर फोकस करते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत एक पर्टिकुलर सोसाइटी पर फोकस करते हैं। साथ ही मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो इन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त है लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उल्लंघन अगर होता है आपके मौलिक अधिकारों का, कोई आपके साथ जबरदस्ती करता है, आपको बोलने नहीं देता, व्यक्ति की आज़ादी छीनती है, ठीक है, कहीं जाने नहीं देता, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, तो ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप इसके उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक कोई सिद्धांत है, तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। आखिरी, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो कि नागरिकों को प्राप्त हो चुके हैं और संविधान में लिखे जा चुके हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो तत्व हैं, उन्हें अभी भी लागू करना शेष है क्योंकि अभी तक बहुत जगह ये नहीं पहुंचे। तो ये मौलिक अधिकार और नीति सिद्धांतों के बीच का संबंध एक दूसरे का पूरक है। ठीक है? पहला क्या है? सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं मौलिक अधिकार, वहीं जो नीति सिद्धांत है कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं जबकि ये समाज के हितों की बात करते हैं। मौलिक अधिकार कानूनी सहयोग प्राप्त हैं जबकि नीति निर्देशक कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। इनके उल्लंघन होने पर मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हो, नीति निर्देशकों के संबंध में आप नहीं जा सकते। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वे अभी लागू भी नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, लेकिन मौलिक अधिकार ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व इनकी अलग से विशेषता और इनकी तुलना आई होप आप समझ गए। अब यहाँ पे बारी आती है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों के बारे में। तो बेसिकली भारतीय संविधान में टोटल पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार वो हट गया, फिर टोटल यहाँ पे 6 अधिकार बचे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल एक अनुच्छेद अनुच्छेद 22। तो ये टोटल हमारे 6 अधिकार हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक। तो इस वीडियो में हम ये 2 अधिकारों को कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी जो हमारा पार्ट 2 रहने वाला है उसमें हम बाकी के जो टॉपिक्स बचेंगे और इन अधिकारों को समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आप आई बटन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं, उनके लिंक्स आते हैं, उनको जरूर चेक करना, वो आपको पढ़ाई में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब इसका मतलब क्या है समानता? तो बेसिकली देखो, जितने भी सरकारी संस्थाएं, कॉलेज, स्कूल्स, ऑफिस वगैरह जो भी हैं, बैंक्स, इन सभी में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी भी आधार पर भेदभाव ना किया जाना ही समानता कहलाता। अर्थात कहीं पर भी यदि इन सभी के आधार पर भेदभाव होता है तो हम कहेंगे कि वो समानता का उल्लंघन है, यानी कि वहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इस संबंध में हमारा जो ये विषय है समानता का अधिकार, इसमें ये बताया गया है कि कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करे बिना भेदभाव के। अर्थात जब किसी व्यक्ति को बेसिकली अगर किसी भी चीज में कानूनी सहायता चाहिए तो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी, कानूनी अधिकारी, किसी को भी इन सभी आधार पर कि आपका धर्म अलग है, आपका वंश अलग है, आपकी जाति अलग है, आपका लिंग, आपका जो जन्म स्थान है वो भी अलग है, तो इस संबंध में
कोई भी कानूनी अधिकारी उस व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। फिर यहाँ पे बात ये कही गई कि सरकार जो है वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान इसके आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगी। अर्थात सरकार जो है वो ये भी देखेगी कि हमारे कहने के बावजूद भी क्या कहीं पर अभी इस संबंध में कोई क्रिया हो रही है या फिर कहीं पर भी अभी भेदभाव हो रहा है। तो इस संबंध में ये देखा गया कि कई ऐसी जगह जहाँ पे जो मंदिर वगैरह है वहां पे निचली जाति को, दलित लोगों को नहीं जाने दिया जाता। तो इस संबंध में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 जिसमें कहा गया समाज में छुआछूत प्रथा की समाप्ति, अर्थात जो अस्पृश्यता का सिद्धांत था उसे यहाँ पे खत्म किया। किसने? सरकार ने। किस संबंध में? समानता को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वहां पे भेदभाव हो रहा था। ठीक है। अब ये देखा गया कि चलो हमने अस्पृश्यता का अंत तो कर दिया, लेकिन अभी भी जो सार्वजनिक नियुक्तियां होती हैं, अर्थात ऐसे कुछ पदाधिकारी जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह, ये जो है ये बेसिकली क्या है? केंद्रीय और राज्य स्तर की सेवाएं हैं, कानूनी सेवाएं। तो इन सभी में ये देखा गया कि जो विभिन्नताएं हैं, अवसर की विभिन्नताएं, उसे खत्म किया गया और ये कहा गया कि किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश या संस्कृति का व्यक्ति हो वो इसमें आकर पार्टिसिपेट करता है यदि वो योग्यता रख सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये कही गई कि जो उपाधियां हैं, जैसे कि बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी पहले, किसी भी क्षेत्र में किसी को भी उपाधि दे दिया करते थे, जो कि मुगलों के टाइम से चली आ रही थी। तो उसे भारतीय संविधान ने खत्म किया और कहा केवल सैनिक क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में आप उपाधियों को दे सकते हो। सैनिक क्षेत्र में जैसे कि ब्रिगेडियर, ठीक है, और जो मतलब जो सैनिक क्षेत्र में होती है उन सभी के लिए, कर्नल, इस तरीके से। शैक्षिक उपाधियां जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, और जो मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन वगैरह, इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं? ये उपाधि हैं उनके लिए। तो ऐसे में ये उपाधि आप देख सकते हो सेना के मामले में और शैक्षिक मामले में। कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी इकोनॉमिकल, कोई भी रीजनल, कोई भी जाति के संबंध में, कोई जन्म के संबंध में किसी भी तरह की कोई उपाधि आप नहीं ले सकते। तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत बातें कही गई। ठीक है। अब पता है क्या है, आप जब अपनी बुक पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आगे पीछे लिखी हुई है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए एक एक करके सारी चीजें मैंने आपको समझा। अब जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भारतीय संविधान ने कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से समानता को स्थापित करने की कोशिश की है, जिसमें छुआछूत समाप्ति की है और सार्वजनिक नियुक्तियों के अवसर में समानता दर्शाई है, और ये कहा है कि अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे दंड किया जाएगा, भेदभाव की मनाही की गई है, और उपाधियां बताई गई हैं कि केवल सैनिक और शैक्षिक में उपाधियां दी जा सकती हैं। अब यहाँ पे ये बात आई कि आरक्षण क्या है और जो अवसर की समानता है वो क्या है। तो समझिए अब इन दोनों पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज और, ये जो मैंने अनुच्छेद आपको यहाँ पे बताए हैं, ये अनुच्छेद आपकी मर्जी है याद रखो या ना रखो, क्योंकि पेपर में आपकी अनुच्छेद नहीं पूछे जाने, केवल दो अनुच्छेद आपसे पूछे जाएंगे, एक तो अनुच्छेद 17 और एक अनुच्छेद 21, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते हैं एग्जाम में। तो इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, याद रखो या ना रखो, लेकिन रखते हो तो बहुत अच्छी बात है आप सभी के। अब समझते हैं अगले टॉपिक के अंदर में, जो हमारा टॉपिक है इक्वेलिटी। इट मीन्स की अवसर की समानता का मतलब क्या है? एक तो अवसर की समानता है और एक है आरक्षण। तो अवसर की समानता में यह कहा जाता है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर दिया जाए, अर्थात चाहे वो किसी भी आधार का व्यक्ति हो, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, सभी को समान अवसर दिए जाएं यदि वह व्यक्ति उस कार्य के लिए, उस अवसर के लिए योग्य है। किसी भी प्रकार का इन अवसरों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार जो है वो बच्चों, महिलाओं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, चाहे बच्चे हों, छोटे मोटे, कुपोषण के शिकार वगैरह, महिला, गर्भवती महिला, बूढ़ी महिला, ऐसी महिलाएं, ऐसे में सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे कई योजनाएं बनाना जिसमें कि सभी को उनके समान अवसर के आधार पे बांटा जा सके। ये तो हो गया अवसर की समानता, यानी कि कोई भी अवसर, कोई भी यानी नौकरी वगैरह निकलती है तो उस संबंध में किसी के आधार पर भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाए। फिर यहाँ पे बात आती है आरक्षण की। तो आरक्षण एक हद तक समानता का थोड़ा विपरीत, नहीं हम ये कह सकते थोड़ा सा हाई लेवल का है। कैसा आरक्षण? देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति, देखो अवसर की समानता या फिर समानता कह लो और आरक्षण कह लो, इसमें संबंध सिर्फ इतना सा है कि दोनों ही समाज के विकास की बात करते हैं, लेकिन समानता एक पूरे समाज की बात करती है, लेकिन आरक्षण
केवल एक पर्टिकुलर जो कास्ट है उसकी बात करते हैं। तो देखो जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो आदिवासी होते हैं यानी कि जिनकी संख्या बहुत कम है, जो समाज में पिछड़े हुए हैं, ठीक है? जिन्हें इतिहास में निचली जाति का माना जाता रहा है, उन सभी के लिए शैक्षिक संस्थानों में जो सरकारी शैक्षिक संस्थान हैं और जो सरकारी नौकरियां हैं, इसमें कुछ हद तक छूट दी गई है। अब आप एक चीज देखो, अगर कहीं पे 100 व्यक्ति रहते हैं जो कि उच्च वर्ग के हैं, ठीक है, जो कि विकसित है पहले से, अगर वहां पे ये 10 नहीं 5 व्यक्ति ये जो रहते हैं वो काफी निम्न है या फिर बहुत गरीब हैं, तो ऐसे में कुछ हमें उनके लिए अच्छा करना चाहिए ना, ताकि वो भी इन 100 व्यक्तियों के साथ में मिलकर आगे चल के प्रतिस्पर्धा कर पाए, इसी तभी तो भारत का विकास होगा। तो इसी संबंध में शैक्षिक संस्थान सरकार की तरफ से सरकार की नौकरियों में कुछ इन्हें छूट दी गई, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, ये समाज की जो सीढ़ियां हैं इनमें ऊपर तक पहुंच सकते हैं, उस पर्टिकुलर लेवल तक, और आसानी से प्रतियोगिता कर सकते हैं और अपना विकास भी कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक ऐसा वर्ग है जो कि सरकार के द्वारा दी गई अवसर की समान जो आरक्षण है उससे उसको प्राप्त करके अपना विकास कर पाया, ऐसा एक वर्ग उदय हुआ, और जो कि सरकार के लिए काफी अच्छी बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट बात। तो समानता के अधिकार के संबंध में ये चीजें आप याद रखें, ठीक है? समानता का अधिकार बेसिकली है क्या? तो किसी भी आधार पे कहीं पर भी भेदभाव नहीं होगा, कानून के समक्ष सभी समान रहेंगे, किसी भी आधार पे अगर भेदभाव होता है तो सरकार जो है वो उसे दंडित करेगी। समाज में जो भी अवसर निकलेगा सभी को समान वहाँ पे योग्यता, अगर योग्यता रखते हैं तो अवसर मिलना चाहिए। समाज में छुआछूत की समाप्ति की गई। सैनिक और शैक्षिक संस्थानों के अलावा किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अवसर की समानता क्या कहती है? अवसर की समानता कहती है कि समाज में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का आधार कुछ भी हो। साथ ही साथ जो महिलाएं, बच्चे, इसके लिए शैक्षणिक संस्थान, नौकरियां, इन सभी में कुछ सामाजिक कल्याण की बात की गई। आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी और जो समाज से पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए सरकारी संस्थानों में, सरकारी शैक्षिक विभागों में कुछ हद तक यहाँ पे बात कही गई कि आरक्षण दिया जाए। ठीक, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। बेसिकली ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सी चीजें समझ में आने। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति किस तरीके से हवा में है। ये व्यक्ति, ये जो कुछ पैरेट्स हैं अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्पीसीज के, ये किस तरीके से इस पिंजड़े के ऊपर बैठे, ये क्या दर्शा रहे? ये दर्शा रहे, एक तो क्या, एक अंदर है यहाँ पे और एक कुछ ऊपर है। तो ये दोनों इमेजेस आपको क्या समझा रही कि स्वतंत्रता का यहाँ पे मतलब है आजादी। आजादी, ठीक है? कैसे? थोड़ा इसको हम डीपली समझते हैं, आजादी क्या है। तो बेसिकली भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में ये बताया गया, आपको अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया पहले। आपको अगर रखना है बहुत अच्छी बात है, अब जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो टीचर के दिमाग में ना एक अलग सा ना केमिकल रिएक्शन होगा, अर्थात केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि उसे ना कुछ अलग सा दिखेगा आपकी कॉपी में, तो आपको नंबर वो पूरे देने की कोशिश करेगा अगर आपने ऐसा लिखते हो तो। देखो अर्थ मतलब सिंपल सा इतना है कि हर एक व्यक्ति को भाषण एवं अभिव्यक्ति का, अपना संघ बनाने का, अपनी सभा करने का, भारत में किसी भी क्षेत्र में जाकर बसने का और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसे भाषण देने का, अपनी बात को रखने का अधिकार होगा, अपने आपस में लोगों से बातचीत करने का अधिकार होगा, अपनी अपना उसे संघ बनाना है, कोई अपना सभा करनी है तो ये सभी को उसको अधिकार मिलेंगे। साथ ही साथ वो देश के किसी भी राज्य में घूम सकता है, उसमें जाके व्यवसाय कर सकता है। तो यहाँ पे ये बात उठी कि इसकी आखिर सटीक परिभाषा है। तो ये तो संविधान की परिभाषा है, सटीक परिभाषा ये है कि जो स्वतंत्रता नागरिक को मिली है, उसे अपनी स्वतंत्रता का ऐसे प्रयोग करना चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो। अर्थात मान लेते हैं इस एक व्यक्ति को ना स्वतंत्रता मिली है भाषण की, अभिव्यक्ति की, यानी कि बोलने की, तो ये किसी गवर्नमेंट को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जो पर्सन है, इसे ना ही तो अपशब्द कह सकता है, ना ही तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत कह सकता है जो कि वास्तविक में गलत है। अगर हाँ विरोध करना है तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो विरोध करने की स्वतंत्रता है वो तो है, लेकिन गलत बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, देश अहित बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, देश को तोड़ने के विचार जो उसको आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो तो इसकी भी आपको स्वतंत्रता नहीं है, जिसको आपने देखा होगा बहुत सारे जो हैंडल्स होते हैं सोशल मीडिया के वो ब्लॉक भी कर दिए जाते हैं, इसीलिए होते हैं कि जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है आपको उसका प्रयोग ऐसे करना है कि दूसरे व्यक्ति को उससे नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। इसी संबंध में भारतीय संविधान जो है उसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसमें कुछ बातें कही गई। क्या कही गई? सबसे पहले
इसका मतलब ये है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कि आप शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के, ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेके आए हो, आप जोरों शोरों से कह रहे हो अब हम सभा करने जा रहे हैं, अब हम देश को तोड़ने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से कुछ लोग इकट्ठे कर लिए बिना हथियार के, यानी कि नॉर्मली रूप से इकट्ठे होते हो और कोई सम्मेलन करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अशांति फैलाओगे, हथियारों के साथ में आओगे तो सरकार आपको गपच्ची लेगी, ऐसा कहा गया। उसके बाद ये जो अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, इस पे प्रतिबंध है। कैसा प्रतिबंध? यदि आप कानूनी व्यवस्था के खिलाफ बोलते हो, कानूनी व्यवस्था के रास्ते में आड़े आते हो, उसको खिलाफ कार्य करते हो, शांति भंग करते हो, शांति को तोड़ने का कार्य करते हो और जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको खत्म करने की बात करते हो, तो सरकार आपकी इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देती है। इसी संबंध में सरकार को ना कुछ यहाँ पे अ, अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? कि सरकार किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों पर एक साथ मिलकर बात करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है? लेकिन ये जो बात थी, ये बेसिकली जो है आपातकाल की बात कही जा रही है, जब भारत में 1975 से 76 में आपातकाल लगा था। उस दौरान क्या था? भाषण, अभिव्यक्ति, जीवन जीना, आपके जितने भी अधिकार है वो छीन लिए गए थे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सरकार जो है वो किसी भी क्षेत्र में 5 या फिर 5 से अधिक लोगों के बीच में प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसका नाजायज फायदा सरकार ने उठाया था। कैसे? बेसिकली देखो, प्रतिबंध लगाया कब जा सकता है? तब लगाया जा सकता है जब सरकार की नीति के खिलाफ कोई कार्य किया जाए, क्योंकि अगर नीति सही है वास्तव में, तो आप उस नीति के खिलाफ कार्य करते हो, तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी हड़ताल, जो भी रैलियां होती हैं, उसमें सबसे पहले कानूनी तौर पर उसकी जो एक रसीद होती है वो लेनी पड़ती है, अर्थात कानूनी तौर पे मान्यता लेनी पड़ती है कि हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने, नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मान्यता लेनी पड़ती है। नहीं तो कोई आएगा पुलिस वाला आपको धर के ले जाएगा। ठीक है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले अनुच्छेद 19 के अनुसार इसका अर्थ क्या होता है? इसकी एक सटीक परिभाषा क्या है? और भाषण और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, ये होता क्या है? इसपे कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? और इस तरीके में क्या है? अच्छा हाँ, सरकार जो है वो कैसे प्रतिबंध लगाती है। अब इसी संबंध में यहाँ पे बात उठी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। अब इसका मतलब क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आप ये जो इमेज देख रहे हो, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है गिरफ्तारी के संबंध में। अर्थात हमारा जो संविधान है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी अपराध में यदि कोई अभियुक्त है, कोई अपराधी है, तो उसे दंडित करने से पहले उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए। अर्थात क्या बात कही है यहाँ पे? यहाँ पे ये कही गई है कि एक सेकंड, हाँ, अनुच्छेद 20 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, तो उस अपराध के संबंध में ऐसा नहीं कि आप उसे जेल में लेके तोड़-तोड़ के मार रहे हो, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं। आपको उसे संरक्षण देना हो। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है। बिना कारण बताए आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। अर्थात पुलिस किसी को भी बिना वारंट दिखाए गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है? इस संबंध में एक कानून और भी ये भी है कि महिला पुलिस गिरफ्तार करेगी और पुरुष को पुरुष है वो गिरफ्तार करेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ भी कही गई है कि पुरुष को महिला गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो महिला है उसे पुरुष गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये भी कहा गया है इसमें। गिरफ्तार जो व्यक्ति है, उसे वकील के सामने अपना बचाव करने का अधिकार होता है। अर्थात कोर्ट के सामने अपना एक वकील चुनने का एवं उसके माध्यम से अपना बचाव करने का उसे अधिकार होता है। पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उसे 24 घंटे के अंदर-अंदर न्यायाधीश यानी कि न्यायालय के सामने या फिर किसी सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत करती है। तब न्यायालय ये डिसाइड करता है कि बेसिकली वो दोषी है या नहीं है। और जब भी न्यायालय दोषी के संबंध में कुछ सजा सुनाता है, तो वो इस चीज का हमेशा ध्यान रखता है कि किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। अर्थात पिछली डेट जो थी, उस संबंध में अगर कानून था कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसने कुछ अपराध कर दिया, तो उसकी एक जो है हम कह सकते हैं कि वकालत जो थी, वो हुई मान लेते हैं 10 जनवरी को। उस समय कानून ये था कि कोई यदि चोरी करता है, तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। अब उसकी अगली जो मीटिंग है, अगली जो न्यायालय में पेशी है, वो हुई 20 जनवरी को, ठीक है? या मान लो कि 2 साल बाद होती है, ठीक है? अगली जो पेशी है वो 2 साल बाद होती है।
तब यहाँ पे कानून जो था चोरी वाला वो था मौत 2 साल पहले, लेकिन अब चोरी का कानून कर दिया गया है 6 महीने की सजा। तो इसमें जो है वो आप ये नहीं कर सकते हो कि 2 साल पहले वाला जो कानून था मौत वाला कानून उसे आप नहीं ले सकते, अर्थात उस समय के संबंध में उस अपराध के लिए जो कानून है वही आप यूज करोगे। तो ये बताया गया है इस समय। शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में अंतर, अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये कहती है कि व्यक्ति को शोषण से आजादी मिलेगी और एक अच्छा गरिमा भरा पूर्ण जीवन यहाँ पे व्यतीत करेगा। ठीक है, तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में आता है। न्यायालय ने एक और बात कही, क्या? जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है अर्थात अनुच्छेद 21 है, इसे किसी भी हालत में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, इस स्वतंत्रता से कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान में ना जब आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां जब मौलिक अधिकारों को कुछ टाइम के लिए हम रोक सकते हैं, तो उस समय भी उस परिस्थिति में भी अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार को कोई नहीं रोक सकता है। तो इस संबंध में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, आई होप समझ गए। इसी संबंध में अगली कड़ी आ जाती है कि जो आरोपी है, जो जिसने कोई क्राइम कर दिया, क्रिमिनल है, उसके संबंध में क्या अधिकार यहाँ पे आते हैं। तो जो क्रिमिनल है उस संबंध में ये कहा गया है कि किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत में, अर्थात कोई आतंकवादी है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक बड़ा आतंकवादी या फिर कुछ विद्रोही गिरोह चलाता हो, जो देश विद्रोही हो, तो ऐसे में जो भी बड़े बड़े अपराध होते हैं, किसी बड़ी बैंक को लूटना, प्रधानमंत्री को किडनैप करना, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो ये जो अपराध होते हैं इनके लिए एक विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को आप दोषी तब तक नहीं मान सकते, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे क्या है, आप देखते होंगे कि जैसे ही किसी ने कोई अपराध किया, दोषी है, ये दोषी है, इस तरीके से बातें फैलने लगती। लेकिन जब तक न्यायालय उस चीज को नहीं मान लेता है, न्यायालय ये नहीं कह देता कि हाँ इसने अपराध किया है, तब तक आप उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, अब न्यायालय ने एक चीज देखी कि हमें जो हमारा संविधान है वो कुछ न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसके लिए? एक अपराधी के लिए। कौन कौन से अधिकार कोई? तो इसमें पहला है, देखो यहाँ पे पहला है, एक ही अपराध के लिए किसी भी एक व्यक्ति को 2 बार या उससे अधिक बार मतलब कि सजा नहीं दी जाएगी। अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो आप उसे एक ही बार सजा दे सकते हो, 1 महीने, 6 महीने, साल भर की जो भी सजा है। अब दूसरी बार उसी अपराध के लिए सजा दे सकते हो, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये कही कि कोई भी कानून पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता है। यानी कि अभी मैंने आपको बता ही दिया है, जो अभी 2 साल पहले वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था उस संबंध। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध मतलब कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, यानी कि अपराध नहीं भी किया है तो भी अपराध स्वीकार करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो दबाव जो डालेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आरोपी जब बन जाता है तो उस संबंध में उसके क्या अधिकार होते हैं ये बताया गया है। और आरोपी के संबंध में ना एक पॉइंट आता है यहाँ पे, निवारक नजरबंदी। ये निवारक नजरबंदी क्या होती है? अर्थात किसी को नजरबंद करना। मतलब क्या है? सामान्य तौर पे क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया है तो आप उसे एक कारण देकर, वारंट देकर गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन निवारक नजरबंदी उससे अलग होती है। इसका अर्थ ये होता है, यदि सरकार को ये लगता है कि ये व्यक्ति देश के कानूनी व्यवस्था को, शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना लेते हैं। अर्थात सरकार को यदि लगता है कि ये बंदा ना, हमारी इंटेलिजेंस टीम कह रही है कि हो सकता है ये किसी आतंकवादी गिरोह का हो सकता है ये हमारी शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, देश द्रोही बन सकता है, या फिर कुछ यहाँ पे बड़े जो देश अहित मामले हैं उनको अंजाम देने वाला है, तो सरकार केवल शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती है। और जिस व्यक्ति को नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसे तकरीबन 3 महीने के लिए जेल में रख दिया जाता है। उसके बाद न्यायालय नहीं, अगर न्यायालय है तो न्यायालय ले जाएंगे या फिर किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष ले जाया जाता है। अब हर सलाहकार बोर्ड क्या है, क्या होता है? तो हर एक मामले में, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन के मामले में एक अलग सलाहकार बोर्ड होता है। ट्रेड है, ट्रेड के मामले में अलग सलाहकार बोर्ड होता है। तो ऐसे में उस संबंध में, अपराध के संबंध में जो बोर्ड है वहां पे उसे ले जाया जाए। ठीक है, और ये भी कहा गया है, ये जो निवारक नजरबंदी है वो सरकार के लिए एक बहुत मजबूत हथियार है, क्योंकि इससे वो पहले ही जो भविष्य में होने वाले बेसिकली
देश अहित कार्य उनको रोक सकती है, ठीक है। लेकिन अधिकतर सरकार ने इसका दुरुपयोग किया, जैसे कि जब भारत में आपातकाल लगा था तो लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा था, ठीक है, ताकि वो विरोध ना कर सके, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का विरोध किया जा रहा था। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये निवारक नजरबंदी यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया है जो हमारा अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा जो आज का पार्ट 1 है ये हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो इस तरह से आज की हमारी ये जो वीडियो थी भारतीय संविधान में अधिकार पार्ट 1 ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 कल आ जाएगा शाम को 7 या 7:30 बजे तक, जरूर देखिएगा। तो पार्ट 1 के जितने भी विषय थे, अधिकार का परिचय, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इन दोनों में संबंध, अंतर, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये टॉपिक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अब जो आपकी सेकंड वाली वीडियो आएगी, पार्ट 2 आएगी, उसमें हमारे जो टोटल 4 अधिकार और बच गए हैं और कुछ नैतिक मूल्य बच गए हैं, उन सभी को अच्छे से हम समझ लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जो वीडियो का टॉपिक है और जो बताया गया आज आपको समझ में आया हो, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।